अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सरज़मीन पर बेशुमार दहशतगर्दी के ऐसे वाक़यात हैं जिनका ताना बाना अगर देखें तो वो सरहद पार में या तो एक तरफ अफ़गानिस्तान है तो वहाँ दाइश या टीटीपी से जा जुड़ता है, तो या हमारा एक रवायती इस इलाके के अंदर हमसाया मुल्क है, ईस्टर्न नेबर हमारा भारत, उसकी तरफ जा मुड़ता है। बाज़ दहशतगर्दी के वाक़यात के ऊपर नाकाबिले तरदीद सबूत भी मौजूद थे, लेकिन दुनिया ने वो रद्दअमल, वो रिएक्ट आया। कनाडा के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ है जहाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑफ टेररिज्म वो एक बराह रास्त चीज़ साबित हो जाती है, रियासती दहशतगर्दी। वहाँ पर उन्होंने एक कत्ल करवाया और कत्ल के सबूत मिलने के बाद कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने एक भारतीय सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया और उसकी तहकीकात का भी दायरा वसी किया, और ये भी कहा कि उन्होंने G20 इजलास में नरेंद्र मोदी से बराह रास्त इस इशू के ऊपर बात भी की। ये शायद एक अकेला वाक़या ना हो, ये मुमकिन है कि कैनेडियन हुकूमत को इसके ऊपर शवाहिद मिले और उन्होंने एक्ट कर लिया हो, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज और इंडियन हुकूमत इस तरह के वाक़यात के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर मुलव्वस है और इसका तदारुक करना और इसकी रोकथाम करना ज़रूरी है। बाज़ वाक़यात लाहौर के अंदर लश्कर तैयबा के हवाले से एक दो ऐसी असैसिनेशन थी, मेरी बहुत सीनियर लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसका ताना बाना इंडिया के साथ जाके मिलता है। शायद यहाँ शोर इसलिए भी नहीं मचाया गया होगा कि पाकिस्तानी शहर के अंदर, लाहौर शहर के अंदर अगर इंडियन इंटेलिजेंस आके एक ऑपरेशन करके चली गई है तो इन्होंने खामोशी से एहतजाज करने को तरजीह दी होगी बजाय इंटरनेशनली शोर मचाते। तो ये इंडियन स्टेट टेररिज्म है। यहाँ तो शोर मचता है ना, लश्कर तैयबा एक नॉन स्टेट एक्टर है, उसके ऊपर शोर मचाते हैं। ये इंडियन टेररिज्म है, इंडियन स्टेट टेररिज्म। जैसे कुलभूषण यादव, वो एक इंडियन नेवी का ऑफिशियल पाकिस्तान में पकड़ा गया था। वो यहाँ पर कोई चने खाने तो नहीं आया होगा, ना पान खाने आया होगा, वो भी दहशतगर्दी के लिए आया था और पकड़ा गया था। तो ये जो कत्ल उन्होंने करवाया, ये भी सबूतों के साथ उन्होंने उसके सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। UN चार्टर के तहत इंडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ होना चाहिए। दूसरा जो मौजू पाकिस्तानी सियासत की तरफ आते हैं, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आम तौर पर इमरान खान ने दो तीन चीज़ों के ऊपर अपनी सियासत की जो थी ना 27 मार्च ऑनवर्ड वो बुनियाद रखी थी। पहले तो वो सेम पेज की पॉलिटिक्स करते थे, जितने इमरान खान के अलावा पॉलिटिशियन थे पाकिस्तान में उन सारों को कहते थे चोर और डाकू। और सेम पेज की सियासत ये थी कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ दोनों उनके हमायती थे। मुकम्मल तौर पर इस मामले में उनका साथ दिया उन्होंने हुकूमत बनाने में। बल्कि उससे पीछे चले जाएँ, 2011 से इमरान खान का इस सियासी सफ़र का आगाज़ होता है जब लाहौर मीनार पाकिस्तान से वो जलसा करते हैं। फिर धरने के दिनों के अंदर एक नई साफ आराई होती है, क्योंकि इस धरने में पैट और PTI को इकट्ठा करने में भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल था, उनको यहाँ 126 दिन बरकरार रखने में भी उनका रोल था। बाद में जनरल आसिफ नवाज़ के भाई शुजा नवाज़ ने एक किताब लिखी और उस किताब के अंदर उन्होंने उस वक्त के इंटेलिजेंस हेड का जिक्र करते हुए जो तफसीलात फराहम की, वो तकाज़ा करती थी कि उसके ऊपर एक्ट किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में कोई सिविलियन हुकूमत भी इतनी तवाना नहीं होती कि वो किसी इंटेलिजेंस चीफ के ख़िलाफ़ एक्शन ले सके। वो इसलिए भी नहीं ले सकती कि वो ख़ुद उसी रास्ते से हुकूमत में आए होते हैं, और ये इस असूल का इतलाक़ इमरान खान पे भी होता था, वो भी उसी रास्ते से आया था, और इसका इतलाक़ नवाज़ शरीफ के ऊपर और पीपल्स पार्टी वालों के ऊपर भी होता है, वो भी उसी रास्ते से आते हैं। वोट को इज़्ज़त दो का नारा बवक़्त ज़रूरत लगाया जाता है। आम तौर पर ये हकीकत में उसको तस्लीम नहीं करते। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा, जनरल बाजवा के ऊपर इमरान खान उनको इतनी तारीफ़ें किया करते थे कि वो बहुत ही वज़ादार आदमी है, नहीं तो ये जो नवाज़ शरीफ और मरियम और बिलावल जो बातें कर रहे हैं बर्दाश्त ही नहीं करें। वो तो बड़ी जमहूरी सोच कर सुलझे हुए आदमी हैं। इमरान खान के ये अल्फाज कैमरे के ऊपर रिकॉर्डेड हैं। आजकल तो उनके वो बयानात नहीं चलवाते, नहीं तो वो आपको सुनने में मिले कि वो कितनी तारीफ़ें उनकी करते थे और कमाल दर्जे की तारीफ़ें करते थे। और उनकी हुकूमत भी जो थी 3.5 साल, वो यही दोनों लोग चलाते थे। लेकिन फिर वो एक अजीब अल्लाह का निज़ाम है, मैं क्या कहूँ। उसी सेम पेज जिसके अंदर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की वो बेपनाह तारीफ़ें करते थे, 27 मार्च को उन्होंने जब कैपिटलाइज़ करना था सियासत के अंदर, उनकी हुकूमत गिर रही थी, उन्हें यकीन था, तो उन्होंने साइफ़र को लहराया और कहा कि यहाँ बैठे हुए मीर जाफ़र और मीर सादक, जनरल बाजवा को उन्होंने कहा यहाँ बैठे हुए मीर जाफ़र और मीर सादक, उन्होंने अमरीकी साजिश की माँ के ऊपर मेरी हुकूमत गिरा दी। और यही वो बयानियाँ लेकर फिर वो मैदान में आए और पूरा साल 9 मई तक, जब तक उनको 9 मई वाला एक गलत गैर दानिशमंदी के ऊपर किया हुआ फ़ैसला उनके गले नहीं पड़ गया, पूरी जमात उनकी टूट गई, क्योंकि किसी रियासती इदारे के ऊपर इस तरीके से हमला नापसंदीदा फ़ेल है। आप मुल्क को अपने कमज़ोर इस तरीके से नहीं कर सकते कि आपके इदारे टूटने की सतह पर आ जाए। तो उनके ऊपर जो आजकल अफ्तार पड़ी हुई है, उसके अंदर उनका उस सियासी सोच का बहुत बड़ा अमल दखल है। लेकिन मैंने ये हिस्ट्री आपको इसलिए बताई कि
नवाज़ शरीफ के ऊपर वापसी अगर 21 अक्टूबर को होती है तो बहुत से लोग सवाल करते थे कि उनका सियासी बयानिया क्या होगा। जनरल आसिफ मुनीर या मौजूदा DGISI इसके तो शुक्रगुजार होंगे, नवाज़ शरीफ पाकिस्तान अगर वापस आते हैं और उनको बहुत मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, तो वो किसके ख़िलाफ़ बोलेंगे? मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो बोल नहीं सकते। क्या करेंगे? मौजूदा जो चीफ़ जस्टिस हैं इनके लिए तो दुआएं मांग रहे थे कि बंदयाल रुखसत हो जाएं और ये आ जाएं तो फिर मैं पाकिस्तान आऊँ, क्योंकि बंदयाल के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो इमरान की तरफ उनका बहुत झुकाव है और उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले वो दे सकते हैं। तो अब वो क्या करें तो क्या करें? ये एक नवाज़ शरीफ के लिए बड़ी मुश्किल थी। कल उन्होंने एक बयान दे के उस मुश्किल को आसान किया, लेकिन उस बयान की मैं अभी तफ़सीलात बताऊँगा। अभी तो उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के ऊपर ज़िम्मेदारी डाल के और 2 फॉर्मर चीफ़ जस्टिस के ऊपर ज़िम्मेदारी डाल के अपनी वापसी के लिए एक सियासी बयानिया की बुनियाद रखी है। दिखाइएगा क्या कहा उन्होंने। ये इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सबको, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिब निसार हैं, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। मैं तो कहता हूँ कि एक कत्ल का मुलजिम जो है ना, जो मुजरिम जो है, उससे बड़े मुजरिम ये लोग हैं। इन लोगों को स्पेयर करना जो है ना, वो बड़ा जुल्म होगा। ये लोग काबिल माफी नहीं है। ये नहीं कि हमें बदले की तमन्ना है, को हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश है, कोई इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क और कौम के साथ जो हुआ है वो मुझसे देखा नहीं जाता। नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से निकालना एक बहुत ही मुतनाज़ा फ़ैसला था। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की अदलिया के करैक्टर्स आपस में मिले हुए थे, इसमें दो राय नहीं है। जज अरशद मलिक को किस तरीके से मैनेज किया गया था, मैंने उसकी कहानी पहले भी सुनाई है, दोबारा भी सुना सकता हूँ। ये एक मैनेज्ड अफेयर था जिसमें नवाज़ शरीफ का जाना ठहर चुका था और इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला था कि नवाज़ शरीफ इक़्तिदार से निकाला जाएगा और इमरान की वापसी की बुनियाद रखी जाएगी। तो वो फ़ैसला मुतनाज़ा है, कंट्रोवर्शियल है, वो दुरुस्त फ़ैसला नहीं है। लेकिन बाकी नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है, मैं उसके ऊपर चाहूँगा कि आपको कुछ बातें बताऊँ। जब जनरल बाजवा की तैनाती का वक्त था तो नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे। जनरल बाजवा की तैनाती से पहले PMLN से टॉप टियर, हो सकता है कि इनके छोटे भाई भी और कुछ और करीबी लोग भी जनरल बाजवा के सुसर से खुफिया मुज़ाकरात करते थे। और मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं उस ज़माने में भी इन लोगों से कहता था कि मेरिट के ऊपर फ़ैसला करें। ये जो रात गए वाली डील है, इसका नतीजा ना कभी माजी में अच्छा निकला है, ना अब अच्छा निकलेगा। तो आप दुरुस्त रास्ता नहीं अपना रहे। लेकिन एक जर्नलिस्ट की ऐसी बातों को कौन सुनता है? जो हुकूमत में बैठा होता है उस वक्त तो सोचते हैं कि उनकी अकल जो है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। तो जनरल बाजवा के सुसर के साथ एग्रीमेंट या डिटेल्स डिस्कस की जा रही थी कि अगर जनरल बाजवा को, जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ PMLN या नवाज़ शरीफ लगाएंगे तो आके क्या करेंगे। एक इनकी फरमाइश ये थी कि जनरल रिजवान उस वक्त DGISI थे, उनसे ये बहुत तंग थे कि आते ही सबसे पहले तो इनको निकालना है। मैं आपको पूरी फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ, इसमें एक लफ्ज़ का भी इजाफा और कमी नहीं है कि जनरल रिजवान को आते ही सबसे पहले फ़ारिग करना है यहाँ से। और जनरल नवीद मुख्तार जो जिनके साथ इनकी कुर्बत थी, तो उनको लाया जाएगा और उनको आप DGI कोर्ट कमांडर कराची थे उस वक्त, वो इज़्ज़त शरीफ आदमी है, भले आदमी, और नवीद मुख्तार की मैं कोई बुराई नहीं कर रहा। तो इनकी फरमाइश थी कि उनको आप आएँगे तो फ़ौरन लगाएंगे। जनरल बाजवा ने सरप्राइजिंगली आके जनरल रिजवान को DGISI कोटे से हटा दिया, जनरल नवीद मुख्तार को DGISI भी लगा दिया, और चंद ही रोज़ के अंदर वो एक ट्वीट वाला मैच पड़ा और इनकी आपस में जो कुर्बत थी, मोहब्बत थी, वो एकदम से दूरी हो गई। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का जो टॉप टियर था कोर्ट कमांडर्स में से अक्सरियत, वो उस वक्त शरीफ बरादरान को बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी करती, और उनका ख्याल ये था कि नवाज़ शरीफ और जरदारी ने आपस में बारी लगा ली हुई है और इस तरीके से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि इस तमाम डील के बावजूद, जो भी नवाज़ शरीफ ने बिहाइंड द सीन उनके सुसर से डिस्कस की थी, जनरल रिजवान को हटाए जाने के बावजूद और जनरल नवीद मुख्तार को DGISI लगाए जाने के बावजूद, ये तारीख़ का हिस्सा चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बयान कर रहा हूँ। जनरल फैज़ ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल फैज़ हमीद को DGC तैनात कर दिया, और जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की पूरी इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर था जनरल फैज़ के हवाले हो गया। अब नवाज़ शरीफ से सवाल ये है कि इसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है या किसी तीसरे शख्स के ऊपर आयद होती है। मेरा ख्याल है कि इसकी ज़िम्मेदारी बराह रास्त उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के ऊपर आयद होती है, जिसने अपनी सियासत, अपने मफाद की खातर एक ऐसे तरीक़ाकार से आर्मी चीफ़ की तैनाती की कि उसमें उनके सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। अगर वो मेरिट के ऊपर एक तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए, अगर हो सकता है उसमें कमर जावेद बाजवा पूरे उतरते और उसको तैनात कर देते, हो सकता है परफेक्ट चॉइस वही हो, मैं इसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा, लेकिन तरीक़ाकार जो नवाज़ शरीफ का था वो ये था डील वाला, डील मेरा बंदा,
ये मेरा बंदा वाली सियासत जो थी वो इनको लेके बैठी थी जनरल मुशर्रफ की तैनाती के वक्त, और ये मेरा बंदा वाली पॉलिटिक्स थी जो जनरल बाजवा की तैनाती के वक्त इन्होंने दोबारा आगाज़ किया, और वो दोबारा इनके गले पड़ी। उसी जनरल कमर जावेद बाजवा के होते हुए इनकी छुट्टी हुई। जनरल फैज़ जिनको DG सील गाया गया था, बाद में उनको DGIL गाया गया, और आज उन्हीं का नाम लेकर कहते हैं कि वो दोनों ज़िम्मेदार हैं। लेकिन ये इनकी सोच इनकी पार्टी के बाकी लोगों के ऊपर उसका इतलाक़ नहीं होता। इनके छोटे भाई जिन्होंने 10 अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक पाकिस्तान में हुकूमत की, और PMLN की पंजाब के अंदर जो सियासत थी उसका जनाजा भी निकालने में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। वो जाते जाते जनरल बाजवा की तारीफ़ों के पुल ऐसे ही बांध रहे थे जैसे 2018 से तारीफ़ें करनी शुरू हुए थे वो, और जाते जाते आखिरी सांस तक भी उनकी तारीफ़ें करते गए। सुनिए, आखिरी बयान सुना रहा हूँ। जनरल बाजवा थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमने सब ने मिलकर इस कश्ती को पार लगाने के लिए भरपूर कोशिश की। जब 2019 में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का टाइम था तो शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, राना तनवीर ये लोग नवाज़ शरीफ से मिलने वहाँ गए थे, और नवाज़ शरीफ को इन्होंने कायल किया था कि हमें एक्सटेंशन में हमायत करनी चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ को 2018 के इंतखाबात के बाद भी एक आस थी कि पंजाब हुकूमत इनको मिलेगी। इसीलिए एयरपोर्ट पे जब नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार किया जा रहा था तो ये एयरपोर्ट एहतजाज करते हुए नहीं पहुँचे थे, क्योंकि इनको उम्मीद थी पंजाब हुकूमत तो मुझे मिल जाएगी। दोबारा इन्होंने नवाज़ शरीफ को कायल करने के लिए वहाँ लंदन गए, और लंदन जाके कहा कि हमें हमायत करनी चाहिए, और दोबारा स्टेप यही था कि पहले स्टेप में आपको पंजाब हुकूमत मिल जाएगी, और ख्वाजा आसफ़ ने वापस आकर उसका गैर मशरूत हमायत का ऐलान किया था, गैर मशरूत। और इनके PMLN के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी के साथ सख्त जुमलों का तबादला हुआ था, और एक इन्होंने पार्लियामेंट्री ग्रुप बनाया हुआ था, दोनों उसमें लड़ पड़े थे आपस में। और ख्वाजा आसिफ ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर दोबारा उस गैर मशरूत का तज़किरा किया। सुन लीजिए वो क्या कहते हैं कि किसने कहा था। एक्सटेंशन पे हमने तो एक किस्म का एक ब्लैंक चेक दिया था, उसके ऊपर कोई हमने ना कोई मांगा था ना कोई सौदेबाजी थी। फैसला हुआ और मियाँ साहब की ये स्ट्रिक्ट जो थी हदायत थी कि आप वोट ज़रूर दें, लेकिन किसी किस्म का इससे कोई मुतालबा जो है नत्थी ना किया जाए। मियाँ साहब की सख्त हदायत थी जी कि वोट ज़रूर दें। तो मियाँ साहब को किसने कहा था कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के ऊपर 3 साल मज़ीद देने के लिए वोट दें, अगर वो जमहूरियत दुश्मनी इतनी उन्होंने की हुई थी। तो ये तज़ादात हैं नवाज़ शरीफ की सियासत के और पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियंस के। आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं फैसल वाडा साहब, और लाहौर से हमारे साथ हैं PMLN से अवैस लगारी साहब। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। वाडा साहब, पाकिस्तान की तारीख़ में इस्टेब्लिशमेंट से जफ्फियाँ डालने का, रात गए मुलाकातें करने का, गाड़ियों में छुप के जाने का एक बाकायदा पूरी तारीख़ है। इसके ऊपर एक पूरा ज़ख़ीम किस्म का वॉल्यूम तहरीर किया जा सकता है कि पाकिस्तानी सियासत में अरूज व ज़वाल की दास्तान, तो सबका अरूज भी और ज़वाल भी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे शुरू होता है और वहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। अब क्या नवाज़ शरीफ ने जो वापस आना है तो दोबारा जनरल बाजवा को निशाना बनाएंगे? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो उन्होंने पहले नोट को इज़्ज़त दी, फिर वोट को इज़्ज़त देने की बात की, और फिर बूट को इज़्ज़त दी, और उसके बाद अब वापस नया बयानिया बदलाने के लिए खड़े हो गए, तो सबसे पहले सवाल उनसे ये होना चाहिए कि जी आपने एक्सटेंशन के लिए बाजवा साहब को वोट क्यों दिया था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि चले आपने वोट दे दिया, पार्टी का प्रेशर आ गया, कोई भी कहानी कर देते हैं हम, मान लेते हैं आप बच्चे थे, तो आपके 16 महीने की हुकूमत थी, आपने एहतसाब क्यों नहीं किया? तो ये बयानिया तो बिकने वाला नहीं है। देखिए, अब बयानी के पीछे कौम नहीं खड़ी होगी, अब मंशूर चाहिए। रोटी 20 रुपये की कैसे होगी, चाय 20 रुपये की कैसे होगी, पेट्रोल सस्ता कैसे होगा, बिजली का बिल कैसे सस्ता होगा, आवाम अब इसके ऊपर खड़ी है। ये ड्रामेबाजियाँ, बयानियाँ, चीखना चिल्लाना, पेट फाड़ने वाली बातें जो अभी आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी और उनकी तरफ से एक दूसरे की, ये अब टोपी ड्रामा पाकिस्तान में नहीं एक्सेप्टेबल। आपका ख्याल है ये जो बिलावल बयान दे रहा है और बाकी लोग बयान दे रहे हैं टोपी ड्रामा कर रहे हैं? सर, ये तो एक्सपेक्टेड ही था। मैंने आपके शो पे कहा था सर कि अभी आज साथ में पहले उनकी तारीफ़ें करें, वो अंकल थे, वो चचा थे, वो भतीजा था, वो भांजा था, और जैसे ये वोट का टाइम आया तो दिस वाज एक्सपेक्टेड। ये हमेशा होता रहा है, लेकिन कौम एजुकेट हो गई आप लोगों के मीडिया के तवज्जुह से। लोगों को धोखा दिया जा रहा है, हमेशा से धोखा दिया है। देखिए सर, जो चीज़ें पाकिस्तान की गरीब कौम जिसका भीख मांग के वोट लेते हैं, जो उनकी ज़रूरियात हैं, उन सब की फैक्ट्रियाँ इन लीडरों के पास हैं। शुगर मिल इनके पास, पेट्रोल पंप्स इनके पास, राइस इनके पास, तेल की फैक्ट्रियाँ इनके पास, फ्लोर मिल्स इनके पास, आटा इनके पास, कपड़ा इनके पास। का मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि नवाज शरीफ ने फैज़ और जनरल बाजवा का नाम लेकर अपने सियासी बयानिया की बुनियाद रखी है। सर एक दिन इनकी बुनियाद है नहीं, ये बेबुनियाद लोग हैं, बेज़मीर लोग हैं, ठीक है। जब तक आप 18 पार्टियों के 18 एक्सपायर्ड लीडर्स को
इस जमहूरी जनाजे को जो हम लेके चल रहे हैं इनके नाम पर, जब तक इनको नहीं फारिग करेंगे नदीम मलिक साहब, पाकिस्तान नहीं संभल सकता, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। ये थोड़ी देर की आर्म ट्विस्टिंग, नैब के केस खुल गए, बंद हो गए, वक्त ज़रूरत भेज दिया, वक्त ज़रूरत जेल में डाल दिया, वक्त ज़रूरत निकाल दिया, वक्त ज़रूरत बुला लिया, ये अब नहीं चल सकता। अब ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। अवैस लगारी साहब से पूछें। लगारी साहब आप फरमाइएगा, नवाज शरीफ का सियासी बयानिया, बहुत से लोग ये सवाल करते थे, मियाँ साहब ने अपने बयान से खुद ही उसकी वजाहत कर दी है, आप इसी के ऊपर खेलेंगे? बाजवा साहब भी कमाल किस्मत उन्होंने पाई है, पहले इमरान खान के हाथों, पहले उससे पहले नून लीग के हाथों और दोबारा नवाज शरीफ के हाथों, निशाना सब का वो बनेंगे। जी अस्सलाम मलिक साहब, शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मेरे अंदाज़े के मुताबिक तो जो नवाज़ शरीफ साहब ने, मैं कल वहाँ था जब हमारी ये मीटिंग में उन्होंने स्पीच की थी, और उसका जो कॉन्टेक्स्ट था बड़े क्लियरली वो ये था कि 2018 में आम आदमी के पास रोटी, पेट्रोल और मुख्तलिफ जो जी यूटिलिटीज़ थी वो उसकी आम आदमी की पहुँच में आसानी से थीं। 2018 के अंदर जो एक मैनिपुलेटेड इलेक्शन था, माजी में भी इलेक्शंस मैनिपुलेट हुए होंगे, और मुझे आप इस एंगल से मत मेरी बात सुनिएगा कि एज एफ पीछे को गलतियां नहीं हुई पाकिस्तान की हिस्ट्री में, लेकिन ये भी हकीकत है कि 2018 के अंदर एक जो हैवीली मैनिपुलेटेड इलेक्शन था, उसके जो किसने मैनिपुलेट किया था सर? रिजल्ट के अंदर एक हुकूमत किसने मैनिपुलेट किया था? वही जो हमेशा मैनिपुलेट करते हैं। उसमें इलेक्शन कमीशन वो सर कौन है हमेशा करते? उसमें रिटर्निंग ऑफिसर साहिबान भी शामिल होते हैं। मेरे बड़े भाई का इलेक्शन वहाँ के लोकल एक रिटर्निंग ऑफिसर जी, सेशन जज ने जो मैनिपुलेट किया था जी पैसे लेके 2013 का। तो ये मुख्तलिफ प्लेयर्स होते हैं बीच में पूरे सिस्टम के, कोई अपनी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से करता है, कोई एक ख़ास पॉलिसी होती है जो अडॉप्ट होनी पड़ती है। तो खैर वो जो एक मैनिपुलेटेड इलेक्शन था, उसको उस वक्त आप लगारी साहब, मुझे लगता है कि नवाज शरीफ के बयानिए के साथ पूरे तरीके से नहीं खड़े। नवाज शरीफ ने तो नाम लेकर बोला कि जनरल बाजवा जनरल फैज बहादुर हैं, लेकिन आपने कहा नहीं यार रिटर्निंग ऑफिसर ने किया। आप अगर मेरी बात पूरी होने दें और मेरे मुंह में अल्फाज मत जी लेके आए तो मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर लूँ। 2018 का जो इलेक्शन की मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कंट्रोल में थी उस वक़्त के जी डीजीसी के। वो डीजीसी उस वक़्त जनरल फैज़ हमीद साहब थे। गालिबन नवाज शरीफ साहब का उनका नाम लेने का मकसद यही था कि जिन्होंने जो रिस्पॉन्सिबल थे, और उसके बाद हालात पाकिस्तान ने ऐसे देखे जो हमारी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ, और जब तक आके हमने हुकूमत नहीं संभाली तो वो मुसलसल एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर चल रहा था। और ये फैसल वाउडा साहब ने जो बात की है कि इन्होंने आके हुकूमत संभाली और भी मज़ीद बड़ा गर्क हुआ, तो हम लोगों ने हुकूमत संभालते हुए कभी भी प्रॉमिस नहीं किया था पिछले 16 महीने पहले कि हम कोई चीज़ों को इम्प्रूव करके लेके जाएंगे। हम लोगों ने कैटेगोरिकली इस बात को स्टेट भी किया था और ये बात एक्सेप्टेड भी थी, और पार्टी में भी इसके ऊपर तनकीद होती थी कि आप अपने पॉलिटिकल कैपिटल के एक्सपेंस के ऊपर ये हुकूमत में क्यों आ रहे हैं। और उस वक़्त हमारा एक और पार्टी का बहुत बड़ी एक जो मेजॉरिटी थी, उनका ख्याल था कि आप स्टेट के हालात को बेहतर करने के लिए अगर पॉलिटिकल कैपिटल ज़ाया भी करना पड़े फिर भी इट्स वेल वर्थ इट फॉर द कंट्री एंड फॉर द स्टेट। इसीलिए IMF की सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट करके और हमने ये मुआहदे किए और एग्रीमेंट्स किए। जहाँ तक बात है नवाज शरीफ के बयानिया की, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं दावा है कि आप मुल्क बचाने आए थे। आप जरूर उसको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, आपका हक है उसको कंटेस्ट करना। हमारे आप नवाज शरीफ के बयानिए पे कह लीजिए पहले। एक और भी हाँ मैं आपको अर्ज करूँ, एक और भी एक बात की हकीकत ये है मलिक साहब कि जब ये कल नवाज शरीफ साहब ने कहा तो मैंने वापस आके घर में इसके ऊपर सोचा बतौर सेक्रेटरी जनरल पंजाब के, और ये वाकई एक ब्लैंक हकीकत है और एक अंधा आदमी भी देख सकता है कि 2018 के हालात 2023 के हालात से बहुत बेहतर थे जब हम हुकूमत छोड़ के गए थे। उसके दौरान क्या हुआ? उसके दौरान एक मैनिपुलेटेड इलेक्शंस के ज़रिए एक हुकूमत आई जिसने यही दावा किया जो कह रहे हैं जी वाउडा साहब
कि इसको भी हटा दो, उसको भी हटा दो, एक नए चेहरा ले आओ, नए लोग ले आओ, वो पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। एग्जैक्टली यही एक्सपेरिमेंट एक फेल हो चुका है 2018 का। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेक पे जाना लगारी साहब, लेकिन क्या नवाज शरीफ अगर वापस आएंगे और उनको मौका मिलता है, क्या नवाज शरीफ को अगर मौका मिलता है तो क्या जनरल फैज, क्या नवाज शरीफ को अगर मौका मिलता है दोबारा इक़्तिदार में आने का, या आपकी जमात को मौका मिलता है, तो वो जनरल फैज़ या जनरल बाजवा इनकी अकाउंटेबिलिटी करना चाहेंगे जिनका नाम लेकर उन्होंने बयान जारी किया? अकाउंटेबिलिटी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, एविडेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस तरह खाकान अब्बासी बड़े अरसे से कह रहा है, एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के ज़रिए कम अज़ कम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके हमारी पूरी सोसाइटी को आगे चलना चाहिए ना। आप अकाउंटेबिलिटी करेंगे या नहीं करेंगे, कह रहे हैं उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको भी एक्सेप्ट कर, अल्लाह करे 100% अकाउंटेबिलिटी हो जी। हम तो पार्टीज़ में ये हम बहुत बड़ी अक्सरियत इंक्लूडिंग हमारी जी लीडरशिप की चाहती है, उनकी तो अकाउंटेबिलिटी पिछले 4 साल हुई नहीं है। मलिक साहब जेलों में उन्होंने वक्त गुजारा नहीं है, हमजा शहबाज 2.25 साल नहीं रहा, शहबाज शरीफ पता नहीं कितने साल रहे हैं, नवाज शरीफ को बाहर निकाल दिया मुल्क के, वो फिर बाहर चले गए, वो इलाज कराने गए, पहले अंदर रहे, मरियम नवाज को अंदर किया। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इसका जवाब लेते हैं, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बदला लेने की ख्वाहिश कभी भी ना मुल्क को संभलने देती है, ना इस्तेहकाम आने देती है, और ना आगे बढ़ने के लिए कोई एक पायदार तरक्की का सफ़र जो है वो शुरू हो सकता है। जनरल फैज़ जो नवाज शरीफ के निशाने के ऊपर है, जनरल फैज़ का निशाना जस्टिस फ़ायज़ ईसा भी बने। जब फैज़ाबाद धरने की रिपोर्ट इन्होंने की, उसके बाद इन्हें भी और इनकी फैमिली को भी जिन मुश्किलात से गुजरना पड़ा वो हम सब के सामने है। वो सारे खाते टैक्स वाले खुले इसलिए थे कि फैज़ाबाद धरने के अंदर इन्होंने जनरल फैज़ के रोल को क्वेश्चन कर लिया था। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर हों, काजी फ़ायज़ ईसा हों, या जिसे भी लोग अपनी वोट की ताकत से मुंतखब करें, वो कोई भी हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, आसिफ ज़रदारी हो, क्या उन्हें बदले लेने हैं या पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है? ये मेरा वोडा साहब आपसे सवाल। देखिए नदीम मलिक साहब, आप ऑप्टिमिस्टिक आदमी, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, और हमें उम्मीद करनी चाहिए जो चीफ़ जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, आर्मी चीफ़, हमें सराहना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने जो फ़ायज़ साहब ने कल सिमत डायरेक्शन जो दी है पाकिस्तान को, एक बहाल किया लोगों का कॉन्फिडेंस, अगर तो इनके भी एडवाइज़र्स बाकियों की तरह दूसरी तरफ नहीं ले जाते तो पाकिस्तान को हम पाकिस्तान से अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन देखिए इस वक्त जो तीनों चेहरे होंगे ना, मैं आपको ये सारी तारीख़ी हक़ाइक़ बता रहा हूँ। जनरल आसिम मुनीर को आखिरी दिन तक पूरा धक्का देने की जिन लोगों ने कोशिश की थी, आपको भी उनका नाम पता है और जनरल आसिम मुनीर को भी मेरे से और आपसे बहुत ज़्यादा बातों का पता है, किसने रुकावट डाली, उनके अहल खाना, उनके ससुराल का ताल्लुक़ कहाँ से है, उनका नादरा से रिकॉर्ड किसने चुराया, किसने जाके सऊदीज़ को क्या कहा, उनका ईरानियन विज़िट उनकी फैमिली मेम्बर्स का कहाँ जाके कैसे बताया गया, सब बातें उन्हें भी पता है, फ़ायज़ ईसा को भी पता है, नवाज शरीफ को भी पता है, लेकिन बदला लिया नहीं अभी तक उसने, आसिम मुनीर ने। बाकी लोग भी अगर इसी तरीके से बदला लेने की बजाय पाकिस्तान को आगे चलाने का सोचेंगे तो रास्ता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन नदीम मलिक साहब, मैं थोड़ा सा आपके साथ एहतरामन डिसएग्रीमेंट के ऊपर हूँ, डिसएग्री करता हूँ कम्प्लीटली आपकी इस बात से कि ये 18 लीडर आगे पाकिस्तान को नहीं ले जा सकते, ये पीछे धकेल सकते हैं। मैं तो 18 लीडरों का जिक्र नहीं कर रहा, नहीं, मैं तो 3 पावरफुल ऑफिसर्स का जिक्र कर रहा हूं। 3 पावरफुल ऑफिसर, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और तीसरा जिसे लोग मुंतखब कर लें। सर लोगों ने तो कभी मुंतखब किया ही नहीं ना पाकिस्तान के अंदर, किधर रहते हैं सर आप? तो वो कहां से पहले रिक्ट थे, आज भी रिक्ट है, कल भी रिक्ट होंगे। कौन रिक्ट करता है? अच्छा मैं आपको बता देता हूं सर, आप देखिए सर, आप हम बात करते जनरली जी एस्टैब्लिशमेंट का रोल था, जुडिशरी का रोल था, इनको ये रोल देने वाले कौन है? जुडिशरी में अपने मन पसंदीदा जजों से डिसीजन दिलाने पॉलिटिशियन, जुडिशरी को ब्लैकमेल करके जजों से डिसीजन कराने वाले पॉलिटिशियन। आपके ख्याल में 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में कौन लाया था? चढ़ाई करने वाले, चढ़ाई किया तो पीएमएलएन ने चढ़ाई की थी, लेकिन 2 जूनियर जजेस को एस्टैब्लिशमेंट के पास जाता है, कहता है ये बुरा है, मैं अच्छा हूं, मेरी फाइल कम है, मुझे ले लो। ये तो शहबाज शरीफ साहब का कमाल है ना। लेकिन 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट कौन लाया था, आपको पता है उसका नाम? कौन लाया था? मैं आपको सिर्फ कौन लाया था 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट? हम जब तक उवैस लगाई साहब है, मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ, मेरी पार्टी में भी, जब मैं मेरी साहब पार्टी में भी मैं आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, लेकिन प्रॉब्लम हमारे आप उवैस लगारी साहब है, ये क्यों नहीं आगे आ सकते?
क्या पाकिस्तान की किस्मत में ये बदनसीबी किसी ने लिख दी है कि करप्शन और करप्ट लोग ही वजीर आजम का ओहदा उठा सकते हैं? और 16 महीने में आपने मुल्क के अंदर किया क्या है? अपने केसेस माफ कराए, कर्जे बढ़ाए और निकल गए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, ये वाहिद पाकिस्तान एक मुल्क है, शर्म आनी चाहिए हमें ये बात सोचते हुए। 164 का बयान दिया, एक मिसाल दे रहा हूं, इसहाक डार साहब ने मफरूर हो गए, मुल्क से 5 साल की इश्तिहारी हो गए, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के भाग गए। एक शाम आए, केसेस खत्म, अगले दिन सेनेट बहाल, दूसरे दिन वजीर खजाना, कर्जे, पूरे केसेस माफ, फिर लंदन की फ्लाइट। ये किस मुल्क में हम रहते हैं तो सर? फिर आप किसकी अकाउंटेबिलिटी होनी है, जिसका आप कह रहे हैं किसकी अकाउंटेबिलिटी सर होनी है? अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी है। किसकी? ये 18 लीडरों की होनी है, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की होनी है, किसकी? जुडिशरी की होनी है। एस्टेब्लिशमेंट से कौन कर सकता है किसी की? एस्टेब्लिशमेंट खुद करेगी अपने अंदर के लोगों की। जनरल मुशर्रफ के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की थी नवाज शरीफ ने, उसका इंजाम उसको पता क्या हुआ था? देखिए, मैं जो दुनिया में नहीं है उनकी अभी बात नहीं करना चाहता। नवाज शरीफ दुनिया में, नवाज शरीफ ने हाथ डालने की कोशिश की थी, नवाज शरीफ का क्या हुआ? बता दें सर कि ये कौन सा मुल्क है जिसमें 3 दफा वजीर आजम एग्रीमेंट करके मुल्क से मफरूरी में चले जाए, इश्तिहारी बन जाए, और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि उनको भी हम एक्सेप्ट करेंगे, उनकी नालायक औलाद भी उनके सर पे लेंगे। सर मैं अवैस लोगारी साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं, दुनिया के किसी मुल्क में भी किसी मुंतखब लीडर को डील करके बाहर जहाज़ में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन कौन सा ऐसा दुनिया का मुल्क है जहाँ की फ़ौज अपने वज़ीर आज़म को जहाज़ से बांध के सऊदियों के हवाले कर देती है कि ले जाओ? और सर खुदा का नाम ले, पाकिस्तान में आपने नई नई रवायात बना सारी मान ली, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा। प्रिंस मकरन जिस तरीके से नवाज शरीफ को लेके गया था, पता है आपको, जहाज की सीट से ऊपर बांध के लेके गया। अब ना, अब अगर हम अब डिबेट ये करें ना, लगारी साहब है, उनसे आप रिस्पेक्टफुली आके बोलें कि जी आप हमें पेपर पे मंशूर दें कि 20 रुपए की रोटी, चाय, चीनी, आटा, लाइट, झूठ बोलेंगे अगर वो कहेंगे तो नहीं, उसका मंशूर देना आप मुल्क के लिए करेंगे, हम भी सलाम करेंगे। ये 18 लीडर जो हैं, इनको आप MVS के फॉर्मूले के तहत टांग दे उल्टा। टांगे क्यों टांगने की जरूरत है? प्यार से बुलाए, होटल में रखे, ले वापस चलता करें। कितने काम है? अवैस लोगारी साहब, शहबाज शरीफ साहब से तो 26 अरब का हिसाब इस तरीके से कर लेना चाहिए। अब तो मेरे ख्याल में अच्छा मौका है। सर ये जो आपको बात पसंद आई है मेरी, आप बड़ा खुश हुए हैं, अच्छा लगा मुझे, आपको मेरी बात अच्छी लगी है। नहीं, मैंने तो आपकी, नहीं माफ़ करें, मैं पहले से हंस रहा था तो आपकी आवाज़ एयरफोन्स में आई नहीं मुझे। अच्छा, मैं अर्ज़ करूं आपको नदीम भाई, ये फार्मूला जो जी फैसल साहब कह रहे हैं, ये 2018 के बाद इस्तेमाल हुआ है। इस फार्मूले से ज़्यादा हार्श और क्रूड किस्म की अकाउंटेबिलिटी जो किसी को कहीं तक नहीं पहुंचा सकी और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की शक्ल इख्तियार कर गई, वो इस्तेमाल अभी हम 4 साल करके हटे हैं। आप मेहरबानी करके प्लीज़ इस बात के ऊपर फोकस करें। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग की तरफ, आपकी तरफ से कहीं भी एक एक बात लोग अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों या अनपढ़ हों। आपकी बातें हर रोज़ टीवी के ऊपर बहुत जी वज़न रखती हैं। मेहरबानी करके शाहिद खाकान अब्बासी की बात को गौर करें। वो कहता है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का आज से 2 साल पहले से वो बात कर रहा है। उससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी हो या ना हो, पाकिस्तान के अंदर कई प्रैक्टिसेस जो बहुत हार्श तरीके से और ब्लेटेंटली इस्तेमाल की गई हैं अपनी अकल के मुताबिक मुल्क को सही करने के लिए, जो कि फ़ायदा मंद नहीं साबित हुई, वो होना कम अज़ कम बंद हो जाएं। किसके साथ क्या किया, किसने कब ईंट उठाई, कब पैसा कमाया, कब नहीं कमाया, उसको छोड़ के आपके पास स्पेस ही नहीं है। आप अपने मुल्क को अगर एक रेवोल्यूशनरी स्पीड के ऊपर अगर आप मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, नहीं होगा। आप सुप्रीम कोर्ट में नदीम भाई देखें 24 घंटे में क्या हुआ है। उस बंदे ने सिर्फ ट्रांसपेरेंट एक प्रोसेस हेयरिंग का सामने ला के चीफ जस्टिस ने कितनी चीज़ों को रद्द करवाया है पूरी कौम से कि हाँ ये नहीं होना चाहिए था, एक जज के पास ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। टैक्स पेयर का पैसा लेने का मतलब ये है कि अपनी मर्जी से वो केसेस ना लगाए। कल आप उसकी हेयरिंग के ऊपर फुल कोर्ट का सुने तो कितनी चीज़ें सामने आई हैं। पाकिस्तान नीड्स यही ट्रांसपेरेंसी की हम आप लोगों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन आप हुकूमत में आके कभी डिलीवर नहीं करते। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नवाज शरीफ और मोहतरमा अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने COD के अंदर तय किया था। दोनों ने एक बार उसके बाद हुकूमत की, दोनों ने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन नहीं बनाया। अब आप शायद सर मेरी एक बात सुन लें नदीम भाई,
शायद नहीं, शायद हम 100% डिलीवर ना करते हों, लेकिन प्लीज बखुदा ये बात भी रियलाइज और अंडरस्टैंड करें कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं वो चल चल के और आवाम की अदालत में रगड़ा खा खा के ही लोग रिफाइन हो के बेहतर होते हैं। मैं आपको शहबाज शरीफ की एक सर मिसाल दे दूं, लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, यहाँ उनके ऊपर नैब के केसेस थे, हम उनके घर इस्लामाबाद में लीडर ऑफ द अपोजिशन के घर में बैठे, दोपहर का खाना कुछ पॉलिटिकल लीडर्स पार्टी के उनके साथ खा रहे थे। शहबाज शरीफ के उस वक़्त वर्ड्स थे बाकायदा, वो किसी टेलीविज़न के सामने तो नहीं थे, कि नेक्स्ट टाइम व्हेन द PMLN गवर्नमेंट कम्स इनटू गवर्नमेंट we will have to rule this country with a completely changed frame of mind, and we will have to bring in major reforms to be able to set the course correct. These were his words. सर उन्होंने अभी ये आखिर कोई चीज बंद कमरे के अंदर ये कहने की उनको जरूरत क्या थी? बात को और नहीं सर मैं आपको बताता हूँ सर, उन्होंने 10 अप्रैल को नो कॉन्फिडेंस के बाद जैसे इज़ार संभाली तो उन्होंने तब्दीली का सफ़र का आगाज़ खुद अपनी जमात से अपने घर से किया और पंजाब में अपने बेटे को फौरी तौर पे वज़ीर आला का उम्मीदवार बना दिया। सर मैं एक अर्ज करूं, हमें ये आपकी रिफॉर्म नजर आती है, माजरत के साथ आपने करके दिखाया नहीं है, आपने वही कुछ किया जो रवायती मारूफी सियासत में था। ब्रेक आ गया करीब, ब्रेक ले लें आपको उस डिसीजन प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं पाकिस्तान में उनकी तादाद 12 करोड़ 70 लाख हो चुकी है और इन 12 करोड़ 70 लाख में 5 करोड़ 71 लाख जो हैं वो 18 से 35 साल वाले हैं। ये 18 से 35 साल वाले जो है ना, इनका लीडर इस वक्त माजरत के साथ ना तो वो मौलाना फजलुर रहमान के चाहने वाले हैं, ना वो जरदारी साहब को फॉलो करके वो झंडा पकड़ के सड़कों पे आके कूड़े खाने वाले हैं, और ना ही वो नवाज़ शरीफ की मोहब्बत में वो घुले जा रहे हैं। 20-30 साल इन पॉलिटिशियंस ने काफ़ी अर्सा पाकिस्तान से या तो बाहर गुजारा और कईयों ने जेलों में गुजारा, और ये जो यूथ है 18 से 35 साल वाली 6.25 करोड़ वोटर्स, इनको राह चाहिए। फैसल वाडा साहब, इनको राह दिखाने वाला इस वक्त कोई नहीं है। इमरान खान ने है तो वो भी 71-72 साल की उम्र में, लेकिन यूथ का नुमाइंदा बन के इस पूरी यूथ को सबसे ज़्यादा मायूस इमरान खान ने किया। जो राह दिखा सकता था उसको फ़ौज से लड़वा दिया, तो ये रास्ता नहीं था, तबाही वाला रास्ता था। ये 6.25 करोड़ बच्चा कहाँ जाएगा जी, ये नौजवान। देखिए मैं आपको बताऊँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है और एनालिसिस दिया है। नदीम मलिक साहब देखें, ये जो 6.25 करोड़ बच्चा है ना, जिसको हम यंगस्टर कह रहे हैं, जो हमारा यूथ है, जो हमारा सरमाया है, जो हमारा एसेट है, ये अब वक्त ज़रूरत वक्त हाल ना किसी को अंदर जाके वापस आने देंगे। अब बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। 6.25 करोड़ जो यंगस्टर है वो सर ये टोपी ड्रामा नहीं होने देगा। और वैसे भी अगर कोई टोपी ड्रामा हो भी गया और ख्वाहिशात मान लें कि पूरी हो गई और PMLN आ भी गई, तो अगर नवाज शरीफ आके कुर्सी पर बैठे तो मैक्सिमम 12 महीने में गवर्नमेंट चलेगी, और अगर उनका कोई कारिंदा आके बैठा तो 16 महीने चलेगी। घर उन्होंने भी जाना है। और कारिंदे को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आपका ख्याल है उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगी? सर खमीर तो बदलता नहीं ना इंसान का। ये नफरत है फ़ौज के लिए, जो बुग्ज़ है, जो वेनम है, ये सिर्फ इमरान खान के अंदर तो नहीं है ना, ये पीपल्स पार्टी में भी है, PMLN में भी है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी है। फ़र्क ये है कि इमरान खान साहब ने इनकी रेड लाइन्स को और ट्रे में भरा और 10 टाइम ज़्यादा आगे आगे बढ़ गए, क्योंकि इनको रिलीफ मिलता रहा गालियाँ देने पे। उन्होंने कहा कि गोले बारूद ही मार दो, मुझे बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, किया सबने ने, इनका माजी नहीं आप बोल सकते। शहबाज शरीफ की सियासत नहीं, शहबाज शरीफ तो जब भी डालना पसंद। देखिए सर मेरी बात सुने, ये तो पॉसिबल नहीं है नदीम मलिक साहब कि आप एक लीडर को 35 साल बर्दाश्त करे, फिर उसके भाई को, फिर उसके समधी को, फिर उसके दामाद को, फिर उसके लायक नालायक बच्चों को। सर ये किंगडमशिप जो है ना, अगर हमने गुलामी करनी है तो फिर हम ब्रिटिश राज में चले जाते हैं, रोटी तो मिलेगी सबको। अब देखिए लोग नहीं समझ रहे। अब ये पॉलिटिकल पार्टी निजाम इन 6.25 करोड़ बच्चों ने नहीं मानना। देखिए सर नहीं मानना, अग्रीड। अब सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये हम सियासत कर रहे हैं, लगारी साहब बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, PTI, नून, पीपल्स पार्टी। अब पाक लोगों को अपनी अकल और आंखें खोल के देखना चाहिए पाकिस्तानी कौम किस तरफ जा रही है। उसका मसला बन गया उसके बिलबिलाते हुए बच्चे, जिनको रोटी नहीं मिल रही, उनको दूध नहीं मिल रहा, उनको रेंट देने को नहीं मिल रहा, उनकी 13 साल की बेटियां पेड़ भरने के लिए नौकरी करने जाती है, उनको हवस का शिकार बनाते हैं, उनका कत्ल कर देते हैं। और करता भी कौन है? जज और पीर इस कौम के। ठीक है, एग्जैक्टली। उनको टांगे चौराहों में जाके पहले। तो अब आप कैसे जमहूरियत में टांगेंगे कि उनको तो बेल हो जाएगी।
उनकी तो बेलें हो गई सबकी, या वो पकड़े नहीं गए या बेल हो गई। अदालत का काम सर ये तो फायद ईसा साहब, उम्मीद अल्लाह से दुआ है जो उन्होंने कल हमें दिखाया है वो उसी पेस पे फर्द वाहिद नहीं, इस इदारे से उम्मीद है कि ये अदारा इंसाफ दे। इदारे को तो सर देखे ये बड़ा इन जाली पीरों को पकड़ के सजाएं दे, फांसियां दे, जो सर ये जाली पीर भी इन्हीं लीडरशिप की पैदावार है ना। अगर आप इनके पीछे जाएंगे तो वो उसका वोटर होगा, उसका गांव कबीला उसको वोट देता होगा, शनाख्ती कार्ड देता होगा। जिस मुल्क में गरीब को पेट के लाले और बिरयानी के नाम पे आप वोट ले लें, उस मुल्क की तकदीर आप कह रहे हैं कि फिर बदलेंगे इसी जमहूरी गंदे लोगों के हाथों। अवैस लगारी साहब, बाज़ औक़ात मुझे नवाज शरीफ की जो सियासत है, बाज़ औक़ात नहीं बल्कि मेरा कुछ अरसे से उनके मुतल्लिक़ एक तासुर है कि उनका डिस्कनेक्ट पैदा हो चुका है पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी से। पाकिस्तान बहुत बदल चुका है पिछले 20-25 सालों में। सोशल मीडिया ने एक मुकम्मल तौर पर आपकी जो पोलिटिकल लैंडस्केप है ना उसको चेंज कर दिया, और ऊपर से ये आपका 6.25 करोड़ नौजवान वोटर है जिसको राह चाहिए, वो समझता है, वो सवाल करता है, उसमें हिम्मत है कि आपसे पूछने की। उसको आप क्या बयान देंगे, क्या उसको प्रोग्राम देंगे, वो डिपेंड करेगा कि आप कबूल होते हैं या रिजेक्ट होते हैं। ये जवाब देने से पहले मलिक साहब मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। 16 महीने के अंदर IMF के डिफ़ॉल्ट के मामलात से बचने के अलावा 3 चीज़ें बहुत अहम हुई हैं जो मैं समझता हूँ, जो PDM की हुकूमत ने शहबाज शरीफ की सरबराही में की हैं, जिसका अक्सर क्रेडिट शहबाज साहब को जी जाना चाहिए। एक तो आई थिंक ही मेड एन एक्सेलेंट चॉइस ऑफ एन आर्मी चीफ। उनके पास दस्तखत करने के लिए ये नवाज शरीफ ने की थी, उनके बड़े भाई ने थे। आखिरी मौके तक वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने लंदन गए थे। नहीं, मैं आपसे चले आप उनको क्रेडिट दे दें, आप उनको क्रेडिट दे दें। अंदरूनी बातें मुझे मोहल्लाती मामलात का इतना इल्म नहीं है जितना आप लोगों को है, लेकिन वो शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टर की दस्तखत से मलिक अहमद खान से पूछ लीजिएगा, आपको पूरी तफसील बता देंगे। जरूर जरूर। इमरान खान 8 महीने के ऑफर कर रहे थे और वही डील लेकर ये शहबाज शरीफ साहब भी लंदन गए थे। जी जी जी। मैं क्योंकि जानता नहीं हूँ इसलिए मैं कंटेस्ट जनाब की बात को नहीं कर सकता, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट प्राइम मिनिस्टर वो थे, मैं उन्हीं को क्रेडिट दे सकता हूँ ऑफिशियली। दूसरा, काजी फैज़ ईसा साहब की जो इस वक्त एज ए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तैनाती है, उसके अंदर भी नॉन PTI पॉलिटिकल फोर्सेस का और पूरी लीगल और उसकी पूरी फटर्निटी का बहुत बड़ा किरदार है, और वो अमल दरामद ही उस 16 महीने के बाद एक पूरे प्रोसेस के ज़रिए हुआ। तो ये दोनों साहिबान जो है, शहबाज शरीफ हैज़ नो रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ CJ, फ़ायदा उठाना है। शहबाज शरीफ हैज़ नो रोल, no prime minister has any role in appointment. He might be not having a role, but his government played a very active role in absolutely सर शहबाज शरीफ का उस चीज को क्रेडिट दें जिसका वो बोझ उठा ले, इसका वो बोझ भी नहीं उठा सकेंगे। नो वो सर फ्यूचर का मैं आपके साथ कंटेस्ट नहीं कर सकता ना। मैं शेख रशीद नहीं बैठा हुआ इधर। आई कैन नॉट से कि वो सिर्फ क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है मलिक साहब कि जो आपने पॉइंट रेज किया है, दैट इज़ व्हाट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज़ रिलेटेड टू। वो जो 6.5 या 6.25 करोड़ यूथ है ना पाकिस्तान की, उसको वही पार्टी उसका वोट उठा सकेगी जो उनको एक रियलिस्टिक उम्मीद, एक प्रॉपर कॉन्क्रीट प्लान के साथ अपने मंशूर के अंदर दे सकेगी, जिसने उनको अहमियत दी और उनको कन्विंस किया कि हाँ, हम इस प्रोग्राम के तहत आप एक लाइन में कुछ कह सकते हैं, अंदर आपके बच्चों के फ्यूचर के अंदर लीडर्स 18 नाम हो सकेगा। बस यही आपका प्यार, यही पाकिस्तान का आगे फ्यूचर है। अवैस लगारी साहब, फैसल वाडा साहब, आप दोनों का बहुत इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।